जोहार आप सभी का। मैं आचार्य रेणु कुमारी आज जो पाठ लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ वह पाठ है सुधा अरोड़ा द्वारा रचित जीवनी ज्योतिबा फुले। आज मैं ज्योतिबा फुले से जुड़ी हुई, उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को, उनके संघर्षों को, उनकी चुनौतियों को आपके समक्ष रखने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस पाठ की जो लेखिका हैं सुधा अरोड़ा, इनके साहित्यिक जीवन के विषय में। इनका जन्म, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इनका जीवन परिचय। इनका जन्म 1948 ईस्वी को लाहौर, जो अब कहाँ है, पाकिस्तान में है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और फिर यहीं 2 वर्षों तक, यानी कि 1969 से 1971 तक यहीं अध्यापन का कार्य किया। कहने का अर्थ है कि वहाँ से ही शिक्षा प्राप्त करती है कलकत्ता विश्वविद्यालय से, और फिर वहीं वो नौकरी 2 वर्षों के लिए करती है। उसके बाद इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं कहानी संग्रह, बहुत सारी कहानी संग्रह जो है इनकी प्रकाशित हो चुकी है, जो जैसे कि बगैर तराशे हुए, युद्ध विराम, महानगर की भौतकी, काला शुक्रवार, कांसे का गिलास तथा औरत की कहानी। ये सभी जो कहानी है ये संपादित की हैं, यानी कि दूसरी भाषाओं में क्या की हैं, संपादित की हैं। क्योंकि ये लेखिका के विषय में चीज बताना चाहूँगी कि ये जो लेखिका है सुधा अरोड़ा, ये बहुभाषी लेखिका है, अर्थात ये बहुत सारे भाषाओं की जानकार थी, है ये, मतलब थी नहीं, अभी भी ये जीवित हैं, यानी कि सुधा अरोड़ा जी बहुत सारी भाषाओं की ज्ञाता है, वो जानती हैं, और यही कारण है कि इन्होंने बहुत सारी विदेशी भाषाओं में कहानियों को संपादित यानी कि अनुवादित भी किया है। इनकी साहित्यिक विशेषताओं में हम देखेंगे कि सुधा अरोड़ा बहुभाषी लेखिका है। बहुभाषी यानी कि बहुत सारी भाषाओं की जानकारी इनको थी। उनकी कहानियां लगभग सभी भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त, सोच लीजिए हमारा देश भी बहुभाषी देश है, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो इनकी जो रचना है ये भारत की लगभग अधिकांश भाषाओं में तो है ही, साथ ही साथ विदेशी भाषाओं में भी। जैसे कौन कौन सी विदेशी भाषा? अंग्रेजी, फ्रेंच, पोलिश, चेक और जापानी, इन सारी भाषाओं की भी इनको जानकारी थी, यानी कि इन सारी भाषाओं को जानती थी, बोलती थी, समझती थी, और यही कारण है कि इन्होंने बहुत सारी विदेशी भाषाओं में अपनी कहानियों को अनुवादित भी किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कलाकारों के आत्मकथनों को अपने 2 संकलनों, यानी कि जो भी कलाकार हैं इनके लेखन में, उनमें 2 संकलन किए हैं, उन्होंने संकलन किए हैं, जिसका नाम है दहलीज को लांघते हुए और पंखों की उड़ान। इस 2 रूपों में इन्होंने प्रस्तुत किया है, इस 2 नाम से इन्होंने प्रस्तुत किया है। इनकी जो पत्र पत्रिकाओं में भी बराबर सक्रिय रहे, मतलब ये केवल लेखन कार्य में केवल कहानियां ही नहीं लिखी, विदेशी भाषाओं में अनुवादित ही नहीं की, बल्कि पत्र पत्रिकाओं में भी उसी तरह से सक्रिय रही जिस तरह से लेखन कार्य में थी। पाक्षिक सारिका में आम आदमी, जिंदा सवाल और राष्ट्रीय दैनिक जनसत्ता में महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर उनका साप्ताहिक कॉलम वामा बहुत चर्चित हुआ। कहने का अर्थ है कि इनका जो पाक्षिक पत्रिका है, पाक्षिक यानी कि 15 दिन में निकलने वाली पत्रिका, तो ये 15 दिन में निकलने वाली जो पाक्षिक पत्रिका थी जिसका नाम है सारिका, इस सारिका में इन्होंने आम आदमी जिंदा सवाल ये शीर्षक और दूसरा राष्ट्रीय दैनिक जनसत्ता में जो महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा था, जो महिलाओं से जुड़ा हुआ जुड़ी हुई बातें थी, इन बातों को उन्होंने एक कॉलम दिया था, एक साप्ताहिक कॉलम दिया था जिसका नाम है वामा। ये बहुत ही चर्चित रहा। ठीक है, इसके बाद वे महिला और औरतों का लेखों का संग्रह शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है, यानी कि जिस समय इन्होंने इस पाठ को लिखा था उस समय
एक प्रकाशित होने वाला संग्रह रचना था जिसका नाम था वामा। वो बहुत जल्द जो है वो प्रकाशित होने वाला था। और इसके अतिरिक्त एक और है जिसका नाम है औरत की दुनिया बनाम दुनिया की औरत, है ना, औरत की दुनिया बनाम औरत की दुनिया बनाम दुनिया की औरत। ये जो लेख है ये बहुत जल्द प्रकाशित होने वाला है, यानी कि अब प्रकाशित हो चुका है ना। अब हम आते हैं सुधा अरोड़ा मूलतः कथाकार है, मूल रूप से ये कहानीकार है ना। भले पत्रिका छापती हैं, ये संपादित करती हैं, लेकिन मूल रूप से अगर कहा जाए तो ये एक कथाकार है, कहानीकार है। उनकी रचनाओं में भाषा जो है सहज, स्वाभाविक और संयत, ये तीनों जो है वो इनकी कहानियों में है भाषा के तौर पर, ठीक है। उसके बाद सामाजिक और मानवीय सरोकारों को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है, यानी कि अपनी रचनाओं में सामाजिक मुद्दे हो या फिर मानवीय सरोकार हो, इन दोनों चीजों को उन्होंने अपनी रचनाओं में जगह दी है, उनको उकेरा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस पाठ में, ठीक है। ये तो रहा कहानी लेखिका की का जीवन परिचय के विषय में। अब हम लोग आते हैं ये जो जीवनी है, जीवनी जो है ज्योतिबा फुले, इस पाठ का हम सारांश जानते हैं। ये विधा जो है यानी कि शैली जो लिखी गई है वो है जीवनी। जीवनी किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है कि एक लेखक या लेखिका किसी दूसरे लेखक या प्रतिष्ठित, है ना, के विषय में अगर लेख लिखते हैं तो उसको जीवनी कहा जाता है। तो यहाँ पर ज्योतिबा फुले के जीवन के विषय में जो सुधा अरोड़ा ने लिखी है, इसलिए ये पाठ जो है वो जीवनी है, ठीक है। अब इस पाठ में ज्योतिबा फुले के विषय में क्या लिखा है? इन्होंने शुरुआत की है इस पाठ में कि समाज सुधारकों की जब लिस्ट बनी थी, सूची बनी थी, उन सूचियों में कहीं भी ज्योतिबा फुले का नाम नहीं था। और नहीं रहने का कारण इसलिए रहा होगा क्योंकि जो सूची बनाने वाले होंगे वो उच्च वर्ग के लोग रहे होंगे। तो जिनके खिलाफ इन्होंने खूब समाज में आलोचनाएं की हैं, जिनकी निंदा की है, अगर वो लोग सूची बनाने में लगे रहे तो क्या ज्योतिबा फुले का नाम उसमें शुमार करेंगे? नहीं करेंगे। और यही कारण है कि समाज सुधारकों का जो शीर्ष 5 नाम आया उसमें कहीं भी ज्योतिबा फुले का नाम नहीं था, क्योंकि समाज में ये उच्च वर्ग के जो लोग थे, उच्च वर्ग के जो लोग थे उनका जमकर विरोध किया है, उनका कटाक्ष किया है, उनका जो सोच है उनको खंडित किया है। और इसी कारण से उच्च वर्ग के लोग ज्योतिबा फुले को पसंद नहीं करते थे। उसके बाद ज्योतिबा फुले जो पाठ है इसमें सुधा अरोड़ा जी ने ज्योतिबा के साथ साथ उनकी जो पत्नी है सावित्री बाई फुले, उसका भी वर्णन इन्होंने किया है, क्योंकि समाज को सुधारने का ये जो काम किए इसमें वो अकेले नहीं थे। इनका कदम से कदम मिलाकर साथ देने वाली थी इनकी पत्नी सावित्री बाई फुले, जो आज भी लड़कियों को सावित्री बाई फुले योजना के तहत पढ़ाई के लिए पैसा मिलता है ना। तो ये सावित्री बाई फुले जो ज्योतिबा फुले की पत्नी थी, इन्होंने अपने पति के लक्ष्य को अपना लक्ष्य माना और कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अपने पति का साथ दिया। और यही वजह है कि ये 50 वर्ष समाज को अपना समय दे पाए, समाज को सुधारने का जो बीड़ा उठाया था उसको वो कर पाए। सुधा अरोड़ा जी ने आगे कहा है, यहाँ पर सुधा अरोड़ा जी ने इस पाठ में कहा है कि ज्योतिबा फुले की सोच थी कि आदर्श परिवार, भारत में आदर्श परिवार वही हो सकता है जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो, वही परिवार आदर्श परिवार होगा। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि भारत चूंकि धर्मनिरपेक्ष देश है,
तो इस धर्मनिरपेक्ष देश में सभी धर्मों का आदर होना चाहिए, सभी धर्म को या रीति रिवाज को एक नज़र से देखना चाहिए, यानी कि समानता लाना चाहिए और सभी धर्मों के लोगों को बराबर मतलब वही समानता मिलना चाहिए जो आपकी है। तो इससे क्या होगा कि भारत जो तितर बितर हो चुका है वो एकजुट होकर रहेगा, यानी कि सभी धर्मों को सम्मान देने वाला जो परिवार होगा वही परिवार आदर्श परिवार के रूप में जाना जाएगा। ऐसी सोच रखने वाले थे ज्योतिबा फुले। आगे इन्होंने 3 बहुत ही चर्चित पुस्तक लिखे हैं ज्योतिबा फुले ने। पहली पुस्तक का नाम है गुलामगिरी, दूसरा है श्वेत कल्याण चारसोड़ और तीसरा है सार्वजनिक सत्य धर्म। ये 3 पुस्तकों की इन्होंने रचना की है और इन 3 पुस्तकों में इन्होंने समाज को कैसे उठाया जाए और कैसे लोगों को उठाया जाए जो शूद्र हैं, जो नीची जाति के हैं, निम्न जाति के हैं और जो कन्याएं हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वैसे लोगों को उठाने का कार्य ये करते हैं। आगे उन्होंने समाज में स्त्रियों को खास करके ज्योतिबा फुले ने खास करके मूल रूप से जो क्षुद्र जाति के हैं यानी कि नीची जाति के हैं और स्त्रियों को शिक्षा के लिए आगे लाए हैं। मेन मकसद जो था इनका वो स्त्रियों को शिक्षा देना था, निम्न जाति के लोगों को शिक्षा देना था। इसलिए इन्होंने समाज में स्त्रियों को, वंचितों को, शोषितों के लिए शिक्षा का, स्वतंत्रता का और समानता का, इन 3 चीज़ों के अधिकारों की बात की है और ये 3 चीज़ें जो अधिकार है इसको समाज में स्थापित करने का इन्होंने संकल्प लिया और कुछ हद तक ये करने में भी समर्थ रहे हैं, यानी कि सफल रहे हैं। क्या स्त्रियों को शिक्षा देनी है, क्योंकि पहले के ज़माने में हम देखते थे कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, क्योंकि कहा जाता था कि स्त्री जो है वो दूसरे घर की शोभा है, इनको चूल्हा चौका ही तो फूकना है, चूल्हा ही फूकना है, तो ये पढ़ के क्या करेंगे, काम ही करना है, खाना ही बनाना है। इसलिए स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। तो वो स्त्रियों को शिक्षा की बात की, स्वतंत्रता की बात की, क्योंकि जितना स्वतंत्रता, जितनी आज़ादी लड़कों को थी उतनी आज़ादी लड़कियों को नहीं थी, उतनी क्या एक भी आज़ादी लड़कियों को नहीं थी। और समानता, जिस तरह से लड़कों को जिस दृष्टि से देखा जाता था उस दृष्टि से लड़कियों को नहीं देखा जाता था। आप सब इस चीज़ से आप सभी को जानते होंगे कि पहले के लोग क्या करते थे, बेटे और बेटी में फ़र्क करते थे। बेटी जान जाने से कोख में ही उनकी हत्या कर देते थे और आज कुछ हद तक इसमें बदलाव आया है। तो पहले ये समानता बिल्कुल नहीं था, बेटे और बेटी में जमीन आसमान का फर्क किया जाता था समाज के लोगों के द्वारा, परिवार के लोगों के द्वारा। तो ये 3 चीज़ें, आज़ादी, समानता और शिक्षा, ये 3 चीज़ों पर अधिकार लड़कियों को भी है, महिलाओं को भी है और ये अधिकार वो बहुत हद तक समाज में महिलाओं को दिला पाने में सफल हुए हैं। और इसके लिए उनको बहुत भद्दी गालियाँ मिली, बहुत तरह की उनको घर से निकाल दिया गया, थूका गया, गोबर फेंका गया, ढेला मारा गया, थूका गया, तब भी ये अपने संघर्षों से पीछे नहीं हटते हैं। ज्योतिबा ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए, आप इसको समझने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। आप सभी विवाह के समय गए होंगे, विवाह में गए होंगे, खास करके हिंदू धर्म में, है ना। विवाह में जाते हैं तो बिना पंडित के विवाह संपन्न नहीं होता है। तो पहले जो मंत्र थे, पंडित जी के जो मंत्र थे जो विवाह को संपन्न कराते थे, उस मंत्र में वह मंत्र जो रहता था केवल लड़कों के हित के लिए रहता था, केवल लड़कों की आज़ादी की बात करते थे। इसीलिए इन्होंने विवाह के लिए एक मंगलाष्टक नामक मंत्र की रचना की, जिसको मंगलाष्टक कहा गया। और यह मंगलाष्टक एक टेप रिकॉर्डर के जैसा था, जिसमें ब्राह्मण को ही हटा दिया गया, उसमें से ब्राह्मण को हटा
हटा दिया गया, यानी कि ब्राह्मण शादी में नहीं आएंगे, क्योंकि वो आएंगे तो विवाह कराएंगे तो केवल लड़कों की आज़ादी की बात करेंगे और विवाह संपन्न करेंगे। उनमें लड़कियों की समानता का, लड़कियों के हक का, उनकी स्वतंत्रता का कहीं भी जिक्र उनके मंत्र में नहीं होगा। इस कारण से उन्होंने पंडितों को ही इस विवाह से हटा दिया और उन्होंने एक नई विवाह विधि का निर्माण किया, जिसका नाम है मंगलाष्टक। इस मंगलाष्टक में स्त्रियों के हक की बात की गई है, अधिकारों की बात की गई है, स्वतंत्रता की भी बात की गई है। तो इस मंगलाष्टक में वधू वर से कहती है, यानी कि दुल्हन जो है वो अपने दूल्हे, होने वाले दूल्हे से कहती है कि जितनी आज़ादी तुमको है उतनी आज़ादी मुझे भी चाहिए, और केवल चाहिए ही नहीं, मुझे ये एहसास होना चाहिए कि हाँ मैं स्वतंत्र हूँ, तभी ये विवाह संपन्न होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इस तरह के विचार, इस तरह की सोच उन्होंने समाज को दिया और समाज को सुधारने का प्रयास भी उन्होंने किया। आगे देखते हैं कि उन्होंने और समाज के लिए क्या क्या किया। है ना, जो अभी मैं बताई हूं वही सब है इसमें। अब आते हैं सावित्रीबाई फुले, जो इनकी पत्नी है। इनका विवाह कब हुआ था? ज्योतिबा फुले से। और फिर ये कैसे एक दूसरे के मतलब कि सहायक बने थे, दो शरीर और एक जान बनकर किस तरह से समाज को सुधारने का कार्य किया था, ये अब मैं बताती हूँ। होता क्या है कि 1988 ईस्वी में, शुरुआत में 1988 ईस्वी में जब ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि मिली थी, बहुत बड़ी उपाधि है महात्मा की, और इनको 1888, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है क्योंकि ये प्रश्न पूछा हुआ है। 1888 में जब ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि मिली तो ये इस उपाधि को लेने से इनकार कर देते हैं। और इनकार ये इसलिए करते हैं क्योंकि अगर महात्मा की उपाधि किसी को मिलती है तो वो प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाते हैं, वो आम व्यक्ति फिर नहीं रह जाते हैं, और आम व्यक्ति नहीं रहेंगे तो फिर आम व्यक्ति कैसे कहलाएंगे, और कैसे फिर वो निम्न जाति के लोगों के लिए, समाज में अछूतों के लिए कार्य करेंगे। इसलिए ये साफ साफ यहाँ पर करते हैं कि मुझे ये उपाधि नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे महात्मा की उपाधि अगर मिल जाती है तो क्या होगा, मेरे संघर्ष पर पूर्ण विराम लग जाएगा, हम बड़ा आदमी बन जाएंगे, हमको लोग सलाम करेगा, अब हम वो जो काम हम करने के लिए जो काम हम करना चाह रहे हैं वो काम हम नहीं कर पाएंगे, मतलब पूर्ण विराम लग जाएगा हमारे काम पर, हमारे संघर्ष पर। तो इसीलिए मुझे ये उपाधि नहीं चाहिए। जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है, यानी कि जब व्यक्ति को ताज मिल जाता है, पद मिल जाता है, तो वो व्यक्ति आम व्यक्ति नहीं रह जाता है, वो विशेष व्यक्ति बन जाता है। और विशेष व्यक्ति जब बन जाएगा तो फिर वो आम व्यक्ति के लोगों के लिए कार्य नहीं कर पाएगा। इसीलिए मुझे आम व्यक्ति यानी कि साधारण ही व्यक्ति रहने दीजिए और मुझे अपने बीच ही रहने दीजिए, मुझे आप सबसे अलग मत करिए, है ना। तो ये इतनी बड़ी बात वो कहते हैं जब उनको महात्मा की उपाधि मिली थी। अब मैं बताती हूँ कि सावित्रीबाई फुले कौन है और इनका विवाह जब हुआ तो उस समय इनकी शिक्षा कैसी थी। इनका विवाह, सावित्रीबाई फुले का विवाह ज्योतिबा फुले से 1840 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1840 में। जब इनका विवाह हुआ था ज्योतिबा फुले से तो सावित्रीबाई फुले खुद ही अनपढ़ थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, भाषाओं की जानकार नहीं थी। लेकिन जब विवाह होता है तब ज्योतिबा फुले ने, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप किसी को सुधारने निकले हो तो खुद अपने आप को सुधारना होगा, आपको अपने आचरण में लाना होगा, तभी आप किसी को सुधार सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ज्योतिबा फुले अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाते लिखाते, उनकी पत्नी ही अनपढ़ रहती और समाज की औरतों को पढ़ाई के लिए कहते, शिक्षा की बात करते, अधिकार की बात करते, स्वतंत्रता की बात करते, तो ये सरासर गलत होता। क्योंकि वो लोग कह सकते थे या उच्च वर्ग के लोग कह सकते थे, पहले अपने घर में झांको, घर के और आपकी खुद की पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, गए हो समाज की औरतों को पढ़ाने। तो इस तरह का कमेंट मिलता उनको और इसीलिए वो अपने घर से इसकी शुरुआत करते हैं और सावित्रीबाई
फुले को पहले पढ़ाते हैं, उनको शिक्षित करते हैं। केवल मराठी भाषा ही नहीं सिखाते बल्कि अंग्रेजी बोलना पढ़ना भी सिखाते हैं। जब सावित्रीबाई फुले शिक्षित हो जाती है तब वो पति पत्नी दोनों समाज को सुधारने के लिए निकल पड़ते हैं और उन दोनों के सामने एक ही लक्ष्य होता है, वो है समाज में स्त्रियों की शिक्षा पर, अधिकार पर और उनकी स्वतंत्रता का जो उनका हक दिलाना। एक तरह से हम कहें कि स्त्रियों को जो शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, उनकी स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है, उनका अधिकार वापस देना, ये दोनों का लक्ष्य एक ही था और ये दोनों उसी लक्ष्य को पूरा करने में रात दिन जुट जाते हैं और इसी लक्ष्य को पूरा करने में उन लोगों को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और अंततः ये लोग समाज में एक बहुत ही बड़ा कदम उठाते हैं और वो कदम होता है स्कूल, स्त्रियों के लिए स्कूल खोलना। सबसे पहले इन दोनों पति पत्नी ने स्त्रियों की, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की शिक्षा के लिए एक अलग से विद्यालय खोला और ये विद्यालय खोला 1848 ईस्वी को, है ना। 1848 यानी 14 जनवरी 1848 ईस्वी को बुधवार पेट निवासी भीड़े के बारे में पहली कन्याशाला की स्थापना की। यानी कि 14 जनवरी 1948 ईस्वी को इन्होंने 1848 ईस्वी को पहली कन्याशाला यानी कि केवल और केवल लड़कियों के लिए ही विद्यालय इन्होंने खोला 1848 ईस्वी को, जहां सिर्फ स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी और ऐसी स्त्रियां जो समाज में अछूत हैं, जो निम्न वर्ग के हैं, वैसी लड़कियों को घर घर जाकर, मोहल्ले में जाकर के सब लड़कियों को स्कूल आने के लिए, विद्यालय आने के लिए आग्रह करना, जरूरत पड़ने पर उनके बच्चों को खिलाना और उनका काम तक कर देना, उनके घर का पानी तक पीना, ये सब इन लोगों ने डंके की चोट पर किया, है ना। अब इस तरह का समाज में काम हो रहा है तो उच्च वर्ग से कैसे देखा जाएगा। तो इसीलिए समाज के लोगों ने इनके काम को रोकने के लिए बहुत तरह तरह की बाधाएं, मुसीबत इनके सामने खड़ा करते थे। जब ये पति पत्नी स्कूल जाते थे, विद्यालय जाते थे पढ़ाने के लिए, तब इन पर समाज के लोगों के द्वारा पत्थर फेंका जाता था, गोबर उछाला जाता था, यहाँ तक कि उन पर थूक दिया जाता था, ढेला मारा जाता था। ये सब करते थे समाज के लोग, लेकिन ये इतने दृढ़ निश्चय थे कि तनिक भी विचलित नहीं हुए और इन सब का सामना करते हुए भी वो लोग अपने लक्ष्य को पूर्ति करने में लगे रहे और अंततः ये लोग समाज को जागरूक करने में सफल रहे और बहुत सारे इन्होंने लगातार एक से बढ़कर एक समाज को दिशा देने का कार्य किया। समाज के स्त्रियों के शिक्षा की बात ही नहीं की, उन पर कार्य किया और लोगों को शिक्षा देने का काम लगातार चलता रहा। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने लगभग 50 वर्ष यानी कि 1840 से लेकर के 1890 तक, है ना, 1840 से 1890 तक इन्होंने समाज को अपना पूरा समय जो है वो देते हैं। यानी कि 1840 से 1890 यानी कि 50 वर्ष ये सामाजिक परिवर्तन के लिए कार्य किए, यानी कि समाज में परिवर्तन के लिए समाज को एक नई दिशा दी है इन्होंने अपने 50 वर्षों से। यानी कि एक तरह से हम कहें तो अपना पूरा जीवन इन्होंने समाज के लिए ही झोंक दिया, दोनों पति पत्नी। और समाज के लिए इतना कार्य कर रहे थे तो इन लोगों को घर से भी बेदखल होना पड़ा, समाज से बेदखल होना पड़ा। कैसे? जब ये लोग
निम्न जाति के लोगों के लिए कार्य करते रहे, लगातार करते रहे पति पत्नी डंके की चोट पर, तो समाज के लोगों ने इनके पिता यानी कि ज्योतिबा फुले के पिता धीरू भाई को, है ना, इनसे कहलवाए कि यदि तुम अपने बेटे बहू को घर से नहीं निकालोगे, समाज से बहिष्कार नहीं करोगे, तो तुम्हें समाज से बहिष्कार करना पड़ेगा। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो समाज से कितने जुड़े हुए रहते हैं, और समाज अगर उसको बेदखल कर देगा तो ये सबसे बड़ी उनके लिए आत्मसम्मान को चोट पहुंचना होता है। और इसीलिए ना चाहते हुए वो अपने बेटे और बहू को घर से निकाल देते हैं। निकाल देने के बाद ये दोनों पति पत्नी फ्री हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, और डंके की चोट पर सारा कार्य ये करते हैं। इस तरह से इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो समाज के लिए समर्पित कर दिया। पूरा जीवन, अपना थोड़ा बहुत जीवन नहीं, 10-5 साल नहीं, लगभग 50 साल, यानी कि अपना पूरा जीवन ही इन्होंने समाज को समर्पित कर दिया। और यही वजह था कि ये पूरे भारत के लिए, केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक दाम्पत्य आदर्श पति पत्नी कैसे होते हैं इसका इन्होंने मिसाल दिया है। इन्होंने पाठ के अंत में सुधा अरोड़ा जी ने ये भी कहा कि आज जहां लोग जो चर्चित होते हैं 10 साल की शादी, 12 साल की शादी, 20 साल की शादी को खत्म कर देते हैं, और खत्म कर देने के बाद एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, यानी कि एक दूसरे की जड़ें खोदने पर आमदे हो जाते हैं। लेकिन ये पति पत्नी एक आदर्श दाम्पत्य हमारे सामने एक मिसाल कायम किए हैं कि पति पत्नी अगर हो तो ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले के जैसे, जिनका पति का सपना पत्नी का सपना बन जाता है, और दोनों दो शरीर एक जान बनकर समाज में कार्य करने निकल पड़ते हैं और समाज को सुधारने का प्रयास भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरे विश्व के लिए ये पति पत्नी एक उदाहरण के तौर पर रहते हैं। और आज यही वजह है कि सावित्रीबाई फुले सम्मान योजना बेटियों को पढ़ने के लिए आज भी मिलता है, क्योंकि सावित्रीबाई फुले ही है एक ऐसा ये परिवार है या ऐसी औरत है जिन्होंने इस भारत में पहली लड़कियों की शिक्षा का विद्यालय खोला, पहला 1848 ईस्वी में। इन्होंने ही प्रयास किया, इन्होंने ही शुरुआत की, क्योंकि 3000 वर्षों में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था समाज में, समाज को बदलने का ऐसा कार्य 3000 वर्ष पहले भी ऐसा नहीं हुआ था जो ये दोनों पति पत्नी ने कर दिखाया। तो ये था पूरे पाठ, और इस पाठ में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का जो जीवन गाथा है उसको सुधा अरोड़ा जी ने उकेरने का प्रयास किया है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी, ये पाठ को पूरी तरह से समझने में समझ गए होंगे ऐसी आशा करती हूँ। और अगर आप इस वीडियो में जो भी पढ़ाया जा रहा है या मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, यदि आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, और मैं आपको समझाने में अगर सफल हो रही हूँ, तो आपसे आग्रह होगा कि आप लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।